स्वर्गीय रामधन ओझा जी का जो एक बहुत ही यंग अवस्था में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उसको हमें देश के सामने लाना चाहिए, आज की जनरेशन के सामने लाना चाहिए। और इस यही सोचकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। और आज अ, बहुत सारे हमारे महान लेखक, पत्रकार इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए जिन्होंने कि रामधन ओझा जी के ऊपर कार्य किया है, उनके बारे में लेख लिखे हैं। तो इससे बेहतर डिस्कशन पैनल हो ही नहीं सकता था, इससे बड़ी मान्य पैनल हो ही नहीं सकती थी। तो इसी तहत श्रेणी में ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। अ, और ये कार्यक्रम की शुरुआत मैं करूंगा। अ, मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर प्रभात ओझा जी से कि वो अ, रामदीन ओझा जी के जो योगदान है उसके बारे में एक जानकारी हमें प्रदान करें, जिससे कि हम आगे की चर्चा बढ़ा सकें। तो मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर प्रभात ओझा जी को आपका अपना वक्तव्य रखना। बहुत आभार डॉक्टर गौर। मैं औपचारिकता के तौर पर एक साथ आप सबको ये कहूं कि समादृत वक्तागण है कि पंडित रामदहिन ओझा के जीवन वृत्त को और उनके कृतित्व को एक हल्की झलक के साथ प्रस्तुत करूं। इसे मैंने बिंदुवार कर लिया था और मैं कहूं कि यह करीब 30 साल का समय हो गया है। उस दिन उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामदहिन ओझा का प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया था। कार्यक्रम बड़ा संक्षिप्त था और प्रधानमंत्री जी का भाषण तो और भी संक्षिप्त था, पर वह था बहुत सारगर्भित। दो वाक्य यहाँ मैं लूंगा। उन्होंने कहा था, देश की आजादी का इतिहास बलिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में जब भी बलिया की भूमिका की चर्चा होगी, रामदहिन ओझा के बिना पूरी नहीं होगी। लगता है कि चंद्रशेखर जी की बात रामदहिन ओझा के योगदान को समझने के लिए सूत्र वाक्य की तरह है। आज चंद्रशेखर जी नहीं है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बलिया के योगदान पर जहां तहां चर्चा होती ही रहती है। आज भी बलिया का नाम आने पर पहले बागी बलिया, फिर चंद्रशेखर का बलिया, और मैं अब जोड़ूं कि हरिवंश का बलिया भी जुड़ जाएगा, लोगों को याद आता है। आज ये सभी तथ्य इस इतिहास के पथ पर मील के पत्थर की तरह हैं। इसके बावजूद इतिहास के ही गहन गर्भ में समा गए कुछ प्रसंगों पर अलग से चर्चा की जरूरत है। पंडित रामदहिन ओझा का योगदान उन्हीं प्रसंगों में से एक है। हाँ, इस प्रसंग में रामदहिन ओझा को बलिया के बाहर भी एक व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। रामदहिन ओझा स्मारक समिति इस समय जैसी भी है, मैं उसकी तरफ से प्रारंभ में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और विशेष रूप से उसके अध्यक्ष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इस सेनानी के योगदान की सही अर्थों में खोज शुरू हो सकी है। शहीद रामदहिन ओझा स्मारक समिति ने बलिया शहर और उनके गृह कस्बे में प्रतिमा स्थापना के साथ प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर छोटे बड़े आयोजन जरूर किए हैं। उन्हीं में से एक आयोजन की मैं याद दिला रहा हूँ। पहली प्रतिमा स्थापना के 3 साल पहले 1988 में हुआ था। उसमें पत्रकार रामदहिन ओझा की स्मृति में रविवार के तत्कालीन सहायक संपादक और आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश जी सहित 3 पत्रकारों को सम्मानित किया गया था। उस आयोजन के कर्ता धर्ता भी इस समय कृपा शंकर चौबे जी हैं, मौजूद हैं। फिर भी यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि श्रद्धेय राम राय बहादुर राय साहब की प्रेरणा से अपने छोटे जीवन काल में बड़ा योगदान करने वाले इस सेनानी को इतिहास की पड़ताल करते हुए जैसा कला केंद्र कर रहा है, इसके पहले इस तरह से समझने की कोशिश नहीं हुई थी। अब मैं आगे कहूं कि रामदहिन ओझा का कार्यकाल बड़ा छोटा सा था। उनकी कुल उम्र ही 30 साल की थी और उनका जो सक्रिय कार्यकाल है वह तो 1918 से लेकर 1930 तक, यानी लगभग 12 साल तक प्रमुखता से दिखाई देता है।
वर्ष 1931 की 18 फरवरी को बलिया जेल में उनका निधन हो गया था। यह एक संक्षिप्त सा विवरण है। स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामदहीन ओझा के व्यक्तित्व का पूरी तरह से आकलन हो तो हम पाएंगे कि आंदोलनकारी के रूप में उनका कार्यक्षेत्र भले बलिया और गाजीपुर तक सीमित रहा हो, पत्रकार सेनानी के तौर पर उन्होंने तत्कालीन कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया था। वहां से अपनी पत्रकारिता के जरिए उन्होंने अपनी व्यापक पहचान बना ली। आज के इस वेबिनार में शामिल आदरणीय विजय दत्त श्रीधर के साथ प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित और उनके पहले अंबिका प्रसाद वाजपेयी के पत्रकारिता कोष से ज्ञात होता है कि रामदहीन ओझा के संपादन में निकला हिंदी युगांतर गांधीवादी आंदोलन में अपने तेवर के कारण पहचाना गया। कतिपय स्थानों पर चर्चा की गई है कि कलकत्ता से ही रामदहीन ओझा ने बलिया समाचार और शेखावटी समाचार जैसे समाचार पत्रों का भी संपादन किया। युगांतर की कुछ प्रतियां और बलिया समाचार की एक प्रति माननीय श्रीधर जी की प्रेरणा से अब माधवराव सप्रे स्मृति पुस्तकालय और समाचार पत्र संग्रहालय में सुरक्षित किया जा चुका है। यहाँ उल्लेखनीय है कि युगांतर के प्रकाशन को साल 1924 में उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं सरस्वती, मनोरमा और माधुरी जैसी पत्रिकाओं ने भी महत्व दिया और अपने अंकों में इसकी चर्चा की। दरअसल आजादी के आंदोलन में बलिया को 1942 की क्रांति के कारण याद किया जाता है। यह बहुत बड़ा संग्राम बन गया। इसे संग्राम कहना इसलिए उचित होगा कि जिले के विभिन्न जगहों पर लोग ब्रिटिश सरकार और शासन के प्रतीक भवनों पर कब्जा करने निकल पड़े थे। इस दौरान जिले के बैरिया में 20 लोग पुलिस की गोलियां लगने से शहीद हुए, तो शहर के गुदरी बाजार में भी 6 लोग शहादत को प्राप्त हुए। इसी तरह सुखपुरा में पुलिस की गोली से छात्र चंडी प्रसाद शहीद हुए और चरौआ गांव में तो एक महिला तक जिसका नाम कुलिया मालिन था, उसे भी गोली लगी और वो शहीद हो गई। जहां तक पंडित रामदहीन ओझा की बात है, वह तो 1942 में भौतिक रूप से इस संसार में थे ही नहीं। उनका निधन इस क्रांतिकारी आंदोलन के करीब 11 साल पहले ही हो गया था। आज इंटरनेट पर, जिसे हम लोग जानकारी के लिए हंसी में गूगल बाबा भी कहते हैं, असावधानीवश और संपादन नहीं होने के कारण बहुत सी गलत सूचनाएं भी आ गई हैं। आजादी का आंदोलन में के बारे में भी ऐसा ही है। रामदहीन ओझा को भी गूगल ने 1942 के आंदोलन में शामिल बताया है और यहाँ तक कहा है कि जिले भर के थानों और तहसील कचहरियों पर आंदोलनकारियों के कब्जे के बाद जब बलिया जेल में कैद सेनानी मुक्त करा लिए गए, तो चित्तू पांडे को जिला कलेक्टर और रामदहीन ओझा को पुलिस कप्तान यानी एसपी की कुर्सी पर बैठाया गया। चित्तू पांडे जी के बारे में उनके जिला कलेक्टर बनाए जाने का तथ्य अब पुष्ट और अति प्रसिद्ध है, पर रामदहीन ओझा के बारे में भ्रम इसलिए पैदा होता है कि लोगों के मन मस्तिष्क में यह तो है कि वह आजादी के बड़े नायक थे, पर उनके योगदान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बलिया की क्रांति की चर्चा करते समय भी आंदोलनकारी रामदहीन ओझा के योगदान को रेखांकित करने की जरूरत है। हमने पत्रकार के रूप में उनके लेखनी के योगदान की संक्षिप्त चर्चा की है। यह चर्चा आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि रामदहीन ओझा एक आंदोलन के साथ पत्रकार और कवि भी हैं। विशेष बात यह है कि उस व्यक्ति के ये सभी पक्ष देश और उसकी आजादी के लिए ही समर्पित दिखाई देते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई की बात करें तो संपूर्ण देश में भौतिक रूप से प्रभावी उसके 3 मुख्य सोपान हो सकते हैं। हमारा आशय 3 बड़े आंदोलनों से है। इनमें से अंतिम यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के निर्णायक समय से पहले ही रामदहीन ओझा इस संसार से विदा हो चुके थे, परंतु उसके पहले के दोनों ही आंदोलनों में न सिर्फ उनका योगदान रहा, उन्हें नेतृत्वकर्ता के रूप में भी देखा गया। इसे समझने के लिए मई 1921 में रामदहीन ओझा सहित बलिया जिले के बांसडी निवासी 7 लोगों की गिरफ्तारी को देखा जा सकता है। बलिया में इन्हें असहयोग आंदोलन का सप्तर्षि कहा जाता है। ये जिस कस्बे के निवासी थे, वहां के मुख्य चौराहे से अंदर जाने वाले मार्ग पर आज सप्तर्षि द्वार भी बना हुआ है। देखने की बात है कि इन 7 सेनानियों में रामदहीन ओझा सबसे कम उम्र करीब 20 साल के थे। गिरफ्तार लोगों में से एक मिश्र रामेश्वर शर्मा, भरपूर जीवन के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वो याद करते रहे कि रामदहीन ओझा उन 7 लोगों में सबसे कम उम्र के थे। कलकत्ता में पढ़ते थे और वहीं से अपने निवास बांसडी लौटे थे। रामेश्वर शर्मा के मुताबिक कम उम्र में भी रामदहीन ओझा चर्चित हो चुके थे। इसने समझने के लिए बाबू महिपाल बहादुर सिंह की
उस कविता का उल्लेख करना ठीक होगा, जिसे प्रकाशक के रूप में रामदहीन ओझा ने 1919 में ही छपवाया था, यानी अपनी इस गिरफ्तारी के 2 साल पहले। अपनी पहली गिरफ्तारी से 2 साल पहले पलासडी के ही रहने वाले महिपाल बहादुर सिंह ने जब उन्हें ये कविता सुलभ कराई, और इस कविता का शीर्षक था युवकों का आह्वान। पूरी कविता पढ़ना शायद समय लेना हो जाएगा। उसका शीर्षक था मर्दानगी के साथ जियो या मर रहो। कविता बताती है कि 1921 के पहले ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया जिले का यह कस्बा आजादी की अंगड़ाई लेने लगा था। कविता डॉक्टर भवानी प्रसाद तिवारी के संपादन और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल की ओर से 1981 में प्रकाशित संकलन आजादी के गीत में भी शामिल है। डॉक्टर तिवारी ने फुटनोट में बताया है कि रामदहीन ओझा ने अपने कस्बे को प्रकाशन स्थल बताते हुए इसे विद्यार्थियों से संबोधन शीर्षक पुस्तक में छपाया था। इस तरह की अभिव्यक्ति साहस का काम था, और उस समय कवि के साथ प्रकाशक ने भी ऐसा साहस दिखाया। सच यह है कि कलकत्ता में अपने छात्र जीवन में ही रामदहीन ओझा पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। इसका जिक्र आज के आयोजन में शामिल प्रसिद्ध लेखक और कलकत्ता की पत्रकारिता पर, या कहें संपूर्ण देश की पत्रकारिता पर विशिष्ट कार्य संपन्न करने वाले आदरणीय कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी किया है।